नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी ने मेरी लास्ट वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने बताया था पशु को खिलाने का सही तरीका। तो इस वीडियो पे मेरे को कमेंट्स और कुछ क्वेरीज आई थी जिसमें मुझे पूछा गया था कि आपने अनाज तो बता दिया, तो अनाज को डिस्कस भी करो कि कौन कौन से अनाज बेटर हैं, कौन कौन से अनाज हैं जो दाने में हम यूज कर सकते हैं, पशु को खिलाने में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी वीडियो डेडिकेट होगी आज हमारी कौन सा अनाज बेहतर है और कौन सा अनाज किस पर्पस में रहे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। अगर एक सिंपल भाषा में मैं बात करूं, एक जो दाना में प्रोटीन जिसमें वंड में या फीड में क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें लगभग 40 से 45% अनाज होना जरूरत है, मतलब ये रिक्वायर्ड है, ये होना ही चाहिए। बाकी सोर्सेस आप छोड़ दो। आज हम सिर्फ स्ट्रिक्टली डिस्कस करेंगे अनाज के बारे में, क्योंकि हम सारा कुछ मिक्सअप नहीं कर देंगे। प्रोटीन, ब्रैन, मोलासेस, ऑयल्स वगैरह सबको मिक्सअप नहीं करेंगे, उनके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियोस आएगी। इस पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ अनाज की, तो अनाज को ही डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली। अब क्वेश्चन है कि अनाज हमें क्यों चाहिए। इसका सिंपल सा आंसर है कि अनाज हमें चाहिए एनर्जी के लिए। अब मुझे ये पता है कि मेरे फार्मर्स बहुत एजुकेटेड हैं, इनको सबको पता है कि प्रोटीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई फीड की बात हो या किसी चक्की से वो फीड भी बना के लेके आए, या नॉर्मली कोई फॉर्मुलेशन घर से कोई बना के दे रहा है, तो उनको ये बड़ा पर्टिकुलर होता है और सभी इस बात पे बड़ा एम्फसाइज करते हैं कि इस प्रोडक्ट में कितनी प्रोटीन है, अगर ये चारा हम दे रहे हैं तो कितनी प्रोटीन है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात जो निग्लेक्ट कर देते हैं फार्मर्स, वो है कि एनर्जी को, स्टार्च की वैल्यूज को वो मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। अगर फीड की मैं बात करूं तो उस पे बार पैरामीटर्स ले गए होते हैं, कितना क्रूड प्रोटीन है, कितना ईथर एक्सट्रैक्ट है, कितना फाइबर है, कितना AIA है, कितना मॉइस्चर है, कितना ड्राई मैटर है। ये सारे पैरामीटर्स तो होते हैं, लेकिन एनर्जी को बहुत निग्लेक्ट कर देते हैं। इसीलिए एनर्जी को डिस्कस करने के लिए मेरा प्रॉपर्ली ये वीडियो था। अब सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं कि एनर्जी की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर कोई सिंपल सी एक बात है कि कोई लड़का एक जिम जाता है, राइट, जिम जाने का मतलब उसको प्रोटीन चाहिए चाहिए, उसको मतलब एक माइंड सेटअप ऑलरेडी है कि मुझे प्रोटीन तो चाहिए चाहिए, लेकिन घर से उठ के जिम जाने तक तो एनर्जी लगेगी ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात जो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी साबित हुई है, वो पहली इंपॉर्टेंट बात है, वो है एनर्जी। एनर्जी होना बहुत अनिवार्य है, उससे बाद है प्रोटीन। तो वही पॉइंट वैलिड होता है हमारे पशु में भी, डेयरी इंडस्ट्री में भी, चाहे वो कोई और भी इंडस्ट्री हो, तो एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो एनर्जी को डिस्कस करने के लिए कई सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि एक मतलब जो वंड दाना बनाना हो तो उसमें 40 से 45% अनाज होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कौन सा अनाज हो, तो इसका भी आंसर ऐसे ही है कि कोशिश करनी है कि हमारे अनाज में अलग अलग तरह के अनाज इंक्लूड हो, अकेला मक्का ही नहीं। मुझे पता है कि मक्का एक सबसे संपूर्ण अनाज का सोर्स है, राइट, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी कि अलग अलग एटलीस्ट 2 से 3 तो वैरायटी हो अनाज की हमारे दाने में, क्योंकि अलग अलग अनाज में अलग अलग अमाइनो एसिड्स है। किसी में कोई अमाइनो एसिड ज्यादा है, किसी में कम है। अगर हम मिक्सचर ऑफ अनाज लेंगे तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स आएंगे। तो कोशिश हमें करनी है जितना भी हमारे राशन में, हमारी फीड में अनाज जाए, तो उसमें कोशिश करनी है कि अलग अलग वैरायटी का अनाज हो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने फेवरेट वाले अनाज की, वो है मक्का, मेज। मेज एक अपने आप में सबसे मतलब एक कंप्लीट अनाज है, ठीक है। डेयरी इंडस्ट्री की अगर बात करें, अगर 40% कोई अनाज डाल रहा है तो उससे पता है कि एटलीस्ट 20 से 25% तो उसमें मक्का ही होगा, क्योंकि कुछ रीजंस हैं। ये सबसे एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसमें फाइबर बड़ा अच्छी डाइजेस्टिबल फाइबर है, इसमें बाईपास स्टार्च और बाईपास प्रोटीन है जो ह्यूमन में डिग्रेडेड होने के बजाय वो इंटेस्टाइन में होता है, ताकि वो पशु को दूध उत्पादन में यूज हो सके या शरीर में यूज हो सके। तो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इसकी TDN जो कि टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट वैल्यू है, वो भी 85 से 90% है, प्रोटीन वैल्यू भी 8 से 12 से है। तो ये एक कंप्लीट एक अनाज है, तो इसको तो इंक्लूड हमने करना ही करना है। अब बात करें कुछ और अनाज की। सेकंड अनाज है हमारा ज्वार। ज्वार हमें पता है कि ये थोड़ा ड्रॉट जो रीजन्स है ना, मतलब जो इंडिया के, उनमें होता है। ड्रॉट रीजन मतलब जहां सूखा है, जहां पानी की बहुत कमी है, उस एरियाज में होता है। क्योंकि कई एरिया में जैसे पता है कि मक्का वगैरह वर्गा अनाज हो ही नहीं सकता पानी कम होने की वजह से। उन एरिया में कुछ ऐसे अनाज जैसे ज्वार वगैरह हम ऑप्शन ले लेते हैं, तो उन एरिया में ज्वार वगैरह हम यूज कर सकते हैं। लेकिन कुछ इसकी खामियां हैं, थोड़ा ये पैलेटेबिलिटी, मतलब पशु को खाने में इतना पसंद नहीं आता, और कुछ इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो कि एक जहरीले पदार्थ हम बोल सकें, वो टैनिन्स हैं, जिसकी वजह से इसको ज्यादा रेशो में हम यूज नहीं करते। लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जरूर है। नेक्स्ट हमारा अनाज आता है बाजरा, जो एक एक्सीलेंट सोर्स
फिर साबित होता है उन स्टेट्स में जहां पानी बहुत कम है, जहां फिर ड्रॉट रीजन्स हैं। तो ये इसमें भी जो TDN है, टोटल डिजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, वो भी 70 to 75% विच इज अ गुड नंबर, राइट। बाजरा भी हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे अब राजस्थान की बात करें, नॉर्नॉल की बात करें, इन एरियाज में, तो इन एरिया में बाजरा बड़ा अच्छे से होता है। तो इन एरिया में हमें बाजरा का कंटेंट हम ज्यादा रख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मक्का हमें महंगा पड़ेगा और अवेलेबिलिटी कम है। तो इन एरिया में हम बाजरा को एक प्राइमरी सोर्स ऑफ अनाज यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो बाकियों में कम है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसिन, मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन है, जो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में, जो बाकी जो अनाज है उनमें कम है। तो इसका अगर मिलाप बाकी अनाज से हो जाए और फीड में दें तो ये बेस्ट अनाज का कॉम्बिनेशन साबित होगा। नेक्स्ट बात करते हैं गेहूं की, वीट की। तो वीट जो कि सबसे ज्यादा अवेलेबल है, इसको क्यों कम यूज करते हैं, इसका भी रीजन आपको बताएंगे। हमें पता है कि जैसे मैंने 4 अनाज के आपको बताए, पहले मैंने मक्का बताया, ज्वार बताया, बाजरा बताया, और चौथे नंबर में मैंने अपना ये रखा है, अपना गेहूं का रखा है। तो इसका एक रीजन है। सबसे पहली बात तो ये इसमें ग्लूटेन रिच है, जो कि इतना अच्छा नहीं है पशु के लिए। ग्लूटेन कंटेंट ज्यादा है इसमें, वो ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ग्लूटेन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से ये पशु के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा प्रोटीन वैल्यू वगैरह, तो इसमें अगर बात करें तो 6 to 12% है, जो गुड है। डाइजेस्टिबिलिटी भी इसकी अच्छी है, इसमें मेटाबॉलिज्बल एनर्जी भी वो भी अच्छी है। अब आपके सामने मैं कुछ शो करूंगा डाटा, जिसकी वजह से आपको इजिली समझ लगेगा कि क्यों मैंने मक्के को बेस्ट बोला और गेहूं को थोड़ा कम बोला। अब टेबल में आपको सामने 3 इंग्रेडिएंट आपके सामने पड़े हैं, मक्का है, गेहूं है और सोरगम यानी ज्वार है। तो इसमें कंपैरिजन करेंगे। अगर मक्के की बात करें तो स्टार्च कंटेंट माने कि एनर्जी कंटेंट 70 से 75% है, जो कि सबसे ज्यादा है। फिर गेहूं की बात करें उसमें 65 से 70% है, और अगर ज्वार की बात करें तो उसमें 45 से 50% है। ये है एनर्जी कंटेंट। तो एनर्जी कंटेंट की अगर बात कंपैरिजन करें तो इसमें मक्का जीत गया, सबसे ज्यादा इसमें ही है। नेक्स्ट अगर आप कॉलम देख रहे हो जिसमें मैंने प्लस प्लस के साइन लगाए हैं, ये है रेट ऑफ र्यूमन फर्मेंटेशन, माने कि र्यूमन में जो मेन पशु का पेट है उसमें जो चीजें, मतलब जो भी चीजें आती हैं, पचने की क्षमता। तो 1+ का मतलब है कि वो स्लोली पचता है, ठीक है, और ज्यादा प्लसेस का मतलब है कि वो बहुत जल्दी पच जाता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा गेहूं क्यों कम है एज कंपेयर टू मक्का। और अगर इसके सामने अब इसके सामने देख रहे हो कि मक्के के सामने सिर्फ 1+ है, मतलब ये धीरे धीरे पचता है, जो कि पशु के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि एकदम से अगर पच जाएगा तो एकदम से र्यूमन की पीएच बहुत कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एसिडोसिस होगी और आगे जाके केसेस, मैस्टाइटिस वगैरह के केसेस आएंगे, राइट। और गेहूं की अगर बात करें तो इसमें 5 प्लसेस हैं, आप देख सकते हो, मतलब कि बहुत जल्दी पच जाता है। अगर एकदम से पशु ने खाया, एकदम से पच गया, तो एसिडोसिस भी होगा, पीएच भी कम हो गया, और एकदम से पचने की वजह से पशु को जल्द से जल्द और फिर भूख लग जाएगी। तो ये इसका ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है। अगर जल्दी पचेगा तो इसको एक ना हॉट अनाज का बना दिया गया है, क्योंकि जल्दी फर्मेंट होगा, जल्दी पच जाएगा, तो अंदर गर्मी भी ज्यादा करेगा, र्यूमन की पीएच भी कम कर देगा, और एसिडोसिस भी केसेस भी बढ़ जाएंगे, राइट। नेक्स्ट सोरगम और ज्वार का अगर बात करें तो उसमें भी सिर्फ 1+ है, सो ये भी एक अच्छा सोर्स है, ये भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो पशु के लिए काफी बेहतरीन साबित होगा। अगर हम बात करें प्रोटीन कंपैरिजन की, तो प्रोटीन कंटेंट 1-2% का ही फर्क है, तो इसको हम एक पॉइंट नहीं बनाएंगे कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं, क्योंकि प्रोटीन के लिए तो हमें पता ही है कि हमने केक्स यूज करने हैं, राइट। तो ये हो गया कंपैरिजन सारे अनाजों का। तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने अपने सारे अनाज का, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं का कंपैरिजन आपको करके बताया, और बाकी वीडियो में मैं लेके आऊंगा जिसमें मैं अपने प्रोटीन सोर्सेज का, ब्रांड सोर्सेज का, मोलासेस सबका कंपैरिजन आप करके आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर आप घर पे भी अपना अनाज तैयार कर रहे हो तो आप एक बैलेंस तरीके से तैयार करो। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने अनाज को प्रॉपर्ली डिस्कस किया। मैं अपनी और वीडियोस भी लेके आऊं जिसमें हम प्रोटीन वगैरह बाकी चीजों की, मोलासेस ब्रांड्स को भी कंपैरिजन करेंगे, कौन सा बेस्ट है डेयरी के लिए, कौन सा नहीं है। और इसी चीज को मेरे को एक सपोर्ट देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और बाकी अपने फार्मर्स तक भी इसको चैनल को जरूर शेयर करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हमारी इंफॉर्मेशन हमारे डेयरी फार्मर भाइयों तक पहुंचा सके। इसी के साथ मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। मैं मिलूंगा आपको सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।